हज़ारों औरतें जंगलों में जाती हैं जी। उन हज़ारों औरतों को अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों गुलदार देखते रहते हैं। तो जब से हमारा उत्तराखंड बना है जी। अगर आप देखें तो 600 से ऊपर लोगों को मार दिया अकेले गुलदारों ने। अच्छा। मेरे हिसाब से इस उत्तराखंड के अंदर जी। आपके किसी भी सूरत में 5000 से कम गुलदार हैं। तो जैसे ही वो आदमी का मांस खा लेता है जी। वो विचार आने के बाद तो आदमी उसके खाने की लिस्ट में मेन्यू में शामिल है। मैं तो कह रहा हूँ आप स्टेट में क्यों छोड़े, आप दूसरे मुल्कों में भी छोड़ सकते हैं। भाई आप चीता लेके भी आ रहे हैं जी। तो हमारे ऐसे कई देश हैं, इंडोनेशिया, मुझे लगता है कंबोडिया हैं, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पहले लेपर्ड होते थे जी। अब वहाँ बिल्कुल विलुप्त हो गए। जी। अब दिक्कत क्या हो गई कि दिन के समय में भी हमारे पलायन की वजह से खेतों में इतनी झाड़ियाँ हो गई, घरों के आसपास इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं, सारे शहरों के पास इतनी झाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि वो आराम से दिन में आपके करीब आ जाते हैं। अगर ये जानवर वाला समाधान नहीं करेंगे तो किसी भी तरीके से गांव से पलायन नहीं रुकेगा। नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ पौड़ी गढ़वाल में। पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार तेंदुओं के हमले बढ़े हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शाम होते ही यहाँ पर सन्नाटा फैल जाता है। अभी मेरे साथ हैं उत्तराखंड के चर्चित शिकारी और वन्यजीव प्रेमी जॉय हुकिल जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन कनेक्ट में। नमस्कार। अच्छा सर, ये बताइए कि सबसे पहले आपकी शिक्षा कहाँ हुई? मेरी शिक्षा अल्मोड़ा में हुई, पौड़ी में हुई, लखनऊ में हुई और श्रीनगर में हुई। अच्छा। श्रीनगर का। वन्य जीव में रुचि पहले से थी या बाद में बढ़ी आपकी? देखिए वन्य जीव में तो मुझे लगता है बचपने से ही अच्छा लगता है, सबको चिड़ियाँ अच्छी लगती हैं, जानवर अच्छे लगते हैं जी। तो वो सब अच्छे लगते ही थे, वो सब देखते सब अच्छा। अच्छा जॉय साहब को पहली बार बंदूक उठाने का मौका कब मिला और कैसे? मुझे पहली बार 2007 में जी। एक मौका मिला। तो उसमें हुआ क्या कि आपके ये बड़ियारगढ़ जो है जी। टिहरी ज़िले में, जी। तो इसमें 2 गुलदारों ने मिलकर 11 लोगों को मार डाला। जी। तो जब 11 लोगों को मार दिया तो उस समय के जो शिकारी थे, जी। जो जाने माने शिकारी थे, जी। तो वो लोग कोशिश करते रहे। हाँ। और नहीं आ रहा था बाई चांस उनके पकड़ में। तो वहाँ के गांव वालों ने काफ़ी शोर मचाया कि साहब आपके शिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हमको भी मौका दीजिए। जी। तो जो फॉरेस्ट वाले थे उन्होंने कहा ठीक है, हाँ। आप लोग भी करिए इन्हें मारने की कोशिश। जी। तो उस समय अखबार में खबर आई कि गांव वालों को भी उन्होंने वो दे दिए हैं जी। मारने के परमिट। हाँ जी। तो मेरे पास भी एक बंदूक थी तो मैं भी वहाँ चले गया। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास भी एक बंदूक है जी। और अगर आप मौका दें जी। तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप भी आ जाइए। जी। तो मैं भी वहाँ चले गया। जी। बंदूक चलानी मुझे आती थी लेकिन मैंने कभी कोई गुलदार मारा नहीं था। जी। तो जब मैं वहाँ गया और कोशिश मैंने करी तो 5वें दिन उन दोनों में से एक को मैंने मार दिया। अच्छा। बाय चांस। जी। मतलब मुझे कोई ऐसा बहुत तजुर्बा नहीं था लेकिन पहली बार था, ज़्यादा अनुभव नहीं था? हाँ बिल्कुल नहीं था। जी। वो मेरे सामने आ गया, मैंने मार दिया क्योंकि बंदूक चलानी मुझे आती थी। जी। और उसके बाद मुझे दूसरा मौका मिला 2009 में। जी। करीब 2 साल के बाद। जी। और फिर 2011 से तो मैं करीब करीब हर साल जी। इस संघर्ष में अपना योगदान देता चला आया हूँ। जी। पिथौरागढ़ से लेके आपके पूरे उत्तरकाशी तक, जी। उत्तराखंड में सभी जगह जी। तो मेरा योगदान रहता है। अच्छा सर, जब पहली बार आपने बड़ियारगढ़ में शिकार करा तो उस टाइम पे जब लोगों को पता चला, आपके दोस्तों को पता चला, आपके घर वालों को पता चला, तो क्या रिएक्शन थे लोगों के? देखिए क्या है कि वो उस समय ऐसा था कि लोग बड़े मतलब लोगों को आश्चर्य भी था और बड़ा खुश होता है। और जिसके पास बंदूक होती है वो जब कोई, क्योंकि हम पहले बचपन से सुनते आए थे कि साहब उन्होंने शेर मारे ये वो, तो आदमी को बड़ा गर्व अपने आप पे महसूस होता है और ये भी लगता है कि यार मैंने मार दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो उसके एकदम से समझ में नहीं आ पाता है। जी। तो घर वालों ने, दोस्तों ने भी उस चीज़ को, सबने उसकी प्रशंसा करी, सबको अच्छा लगा। जी। तो ठीक रहा यहाँ तक का सफ़र तो बढ़िया था। अच्छा ये बताइए कि अब तक आपने कितने तेंदुओं को मार चुके हैं आप लगभग? तो मैंने 49 तेंदुओं को मारा है। जी। और 7 को मैंने पिंजरे में जी। जिंदा कैद किया है।
जिंदा कैद किया। हाँ जी। अच्छा, ये जो 49 का आपका सफ़र रहा है, जी। 49 का, तो कोई ऐसा अनुभव हो जो आपको लगा हो कि ये तो सिचुएशन टफ हो गई है, या कुछ ऐसा इस टाइप का अनुभव भी रहा आपका? ऐसे बहुत सारे अनुभव रहे, हुँ, क्योंकि देखिए वो ऐसा होता है कि आप जब भी किसी शक्तिशाली चीज़ से टकराते हैं जी, तो आपका पहला वार उस पे बहुत अच्छा होना चाहिए, जी, और अगर आप उस वार में थोड़ा सा चूक जाएं तो फिर वो आप पे जी, हमला कर सकता है। तो कई बार ऐसा, मतलब 4-5 बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि गोली उतनी अच्छी तरह नहीं लगी, जी, तो गुलदारों ने चार्ज कर दिया। जी, तो गुलदारों ने जब चार्ज कर दिया तो फिर अच्छी बात ये रही कि गोली दूसरी वाली जो है, जी, मैंने हिम्मत करके खड़ा रहा और एकदम से मार दी। जी। तो मेरे कई बार चार्ज करा, मेरे बिल्कुल इतने सामने आ गए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल इतने सामने आ गए। जब वो आता है तो बड़े तेज़ी से गुर्राते हुए आते हैं, जी, तो उस समय बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। गोली चलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दूसरी गोली जी, जी, बोल्ड करने में तो हिम्मत रखनी पड़ती है। जी, तो मैंने वो हिम्मत रखी, तो मैं उसमें, मतलब वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सका। जी। और एक बार तो गुलदार का ऐसा भी हुआ कि मैंने बिल्कुल ही ऊपर कूद गया वो। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऊपर कूद गया वो। जी, और उसको जब वो मेरे ऊपर नीचे से, हालांकि उसे गोली लगी थी, जी, लेकिन जब वो आया नीचे से तो ऐसा लगा जैसे उड़ते हुए आ रहा है, जी। और वो बिल्कुल सामने मेरे खड़ा हो गया। तो मैं दूसरी गोली नहीं भर पाया उसमें। अच्छा। तो मेरे पास बहुत कम समय था, वो बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसे आ गया, तो मैंने वो राइफ़ल की जो बैरल उसके यहाँ पे रख के, जी, और फिर उसको मैंने उसी के फोर्स से ऐसे करके ऊपर उठाया। जी, तो जब उसको मैंने ऊपर उठाया तो जब वो मेरे सामने ऐसे ऊपर था, मैंने ऐसे देखा तो मुझे लगा जैसे 9-10 फीट का कोई ऊपर ऐसे अच्छा। खड़ा हो। जी, 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 तो उसके बाद वो ऐसे हवा में उछलता हुआ नीचे गया। जी, जी, तो उसके पैर अभी ज़मीन में भी नहीं पड़े थे। जी, तो मैं एकदम से झुक गया, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक साथी भी था जिसके हाथ में एक बंदूक थी। जी। फिर उसने उसके हवा में ही गोली मारी। अच्छा। तो उसने गोली मारी, वो नीचे गिरा, फिर एक गोली मैंने भी मार दी उसकी। जी, 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 तो ऐसे बच्चे, तो कई ऐसे मौके आए कई बार जी, जी। कि चार्ज करा। हुँ, एक बार मेरे साथ 2 लड़के थे, जी, हम लोग झाड़ी में ढूंढ रहे थे, जी, तो वो बहुत तेज़ी से उन पे आया जी, गुलदार। तो जी, गुलदार की नज़र मुझ पे नहीं पड़ी थी, 2 लड़कों पे थी वो। जी। तो मेरे बिल्कुल 3 मीटर से निकल के आया वो लड़के, तो अच्छा। भागे आगे। जी, लेकिन जब जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी नज़र उधर थी, तो मैंने गोली मार दी उसकी, तो वो एक गोली में मर गया। तो ऐसे मौके आते हैं, ऐसे मौका है। मौके आए, कई बार आए, जी, जो कि काफ़ी ख़तरनाक मौके भी थे। जी। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे तेंदुए ने किसी को शिकार बनाया इसके क्षेत्र में, इस गाँव में, तो आप कैसे अब उस क्या रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? आप कैसे डेवलप करते हैं स्टोरी को या इस पूरे प्रोसेस को? हाँ, उसमें क्या है कि आपको ये है कि सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि जो मारने वाला जानवर है वो नर है कि मादा है। जी, और उनके पंजों को देख के ये पता चल जाता है, कहीं पंजों के निशान मिल गए जी, तो ये पता चल जाता है कि भाई इस आदमी को मारने वाला या इस औरत को मारने वाला एक नर है या मादा है। जी, तो उससे आपका आधा काम पूरा हो चुका होता है। जी, क्योंकि जब आप ढूंढते हैं तो एक छोटे से इलाके में, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, जी, आपके 5 स्क्वायर किलोमीटर में 5-6 गुलदारों का आना जाना होता है। जी, तो माना आपको ये पता चल गया कि ये मादा ने मारा है, जी, तो आप जितने भी आपको नर दिखेंगे तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे फिर। जी, जी, तो हम लोगों को काम करते हुए थोड़ा सा ये अनुभव हो जाता है जी। कि भाई ये नर है कि मादा है। ये क्लियरिटी आ जाती है कि ये मादा हाँ, है, तो फिर आपका ध्यान नहीं भटकेगा कि कौन सा था, मतलब आप हाँ, टारगेट क्लियर हो जाएगा। टारगेट क्लियर हो जाएगा। अब उसमें फिर ये देखना कि भाई मादा हैं कितनी, जी, हो सकता है मादा भी 2-3, तो उनकी क्या एक्टिविटी है, अच्छा, उस पे ध्यान देना है। जी, फिर वो किस तरफ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। जी, फिर हमसे ज़्यादा गांव वालों को दिखते हैं, जी, तो उनसे पूछा भाई ऐसा गुलदार दिखा, उसने क्या करा, क्या हाँ, नहीं हाँ, करा। जी, फिर आजकल थोड़ा सा अच्छा ये भी हो गया कि कैमरा बहुत आ गए हैं, हाँ, तो कैमरे से भी उनका कि भाई कौन सा गुलदार किस इरादे से किस तरफ जा रहा है, जी, तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब साइंटिफिक बहुत ज़्यादा नहीं है जी, इसमें, जी, ये आप काम करते करते ही जी। सीखते हैं। अच्छा, कितनी दूरी से निशाना लगाना पड़ता है और कौन सी गन आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें? पहले मेरे पास 12 बोर थी, जी, अभी भी है जी, 12 बोर, हाँ, 2 नाल की बंदूक जिसे कहता है। जी, उसके बाद फिर मैं जब ये काम करता रहा जी, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा दूर भी हमको फायर करनी चाहिए, जी, क्योंकि कई बार दूर लग जाता है, क्योंकि 12 बोर की रेंज 50 गज जी,
40 गज ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एकदम डेड शॉट। खून तो आप बहुत दूर से भी निकाल सकते हैं, जी जी लेकिन अगर उसको मारना हो जगह पे, जी तो फिर उसके बाद मैंने राइफ़ल ली। जी तो 12 बोर से अगर आप मचान में बैठ रहे हैं तो आप 12 बोर से भी मार सकते हैं, क्योंकि मचान से आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं बैठ रहे हैं। जी। राइफ़ल से आप ये है कि बहुत लंबा मार सकते हैं। बहुत लंबा। अगर आप उसमें टेलीस्कोप लगा दें तो आप उसमें 300-400 मीटर अच्छा। हाँ भी मार सकते हैं। जी और अगर आप टेलीस्कोप नहीं लगाते हैं, आपकी आईसाइट अच्छी है, तो 100 गज तक आप बिना 100 टेलीस्कोप के मार सकते हैं। और जी। पहाड़ का 100 गज बहुत होता है। जी जी। अच्छा, आप उत्तराखंड में जैसे आपने बताया अल्मोड़ा से लेके उत्तरकाशी तक आपका सफ़र रहा, लगभग पूरा उत्तराखंड आपने कवर करा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगता है आपको तेंदुओं की मात्रा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा मैंने जो है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लगता क्या है, सबसे ज़्यादा पौड़ी में मारे हैं, उसके बाद टिहरी में मारे हैं, जी उसके बाद अल्मोड़ा में, फिर पिथौरागढ़ में, जी इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा संघर्ष जो है, जी जो मेरे अपने जो मारे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा पौड़ी, जी। सेकंड नंबर पे मैंने टिहरी में मारे हैं। तो इन जगहों पे बहुत ज़्यादा संघर्ष है। हम्म और संघर्ष का मैं आपको बताऊं, कोई कारण नहीं है। हम्म अगर मैं इसको ऐसा कह दूं कि ये एक प्रकोप है, तो मैंने इसको प्रकोप के रूप में देखा है। क्योंकि जब पहले मैं इस लाइन में गया था तो लोगों ने ये कहा कि साहब जाड़ों में बहुत होता है, हम्म क्योंकि जाड़ों में पत्ते सूखे होते हैं, तो बाघ जब चलता है उसके पत्तों की आवाज़ होती है तो जानवर भाग जाता है। हम्म फिर किसी ने कहा साहब ये बरसात में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि झाड़ियाँ होती हैं, जानवर छिप जाते हैं, उसको शिकार नहीं मिलता है। हम्म किसी ने कहा सर्दी में बहुत हो जाता है। हम्म तो भी मैं भी यही सोचता रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरे समझ में आया ये सारे कोई कारण नहीं है। हम्म। कारण क्या है कि आपका एक प्रकोप है। जी और अगर मैं आपको ऐसा बताऊं एक दूसरे तरीके से, जी। बड़े सरल तरीके से, हम्म कि मेरे हिसाब से हम्म। इस उत्तराखंड के अंदर जी। आपके किसी भी सूरत में 5,000 से कम गुलदार नहीं है। अच्छा, हाँ, 5,000 है? बिल्कुल है। जी कोई सेंसस ऐसा नहीं है, जी जो सरकारी आंकड़े कहते हैं वो उसके आधे कहते हैं, लेकिन मेरा अपना जो तजुर्बा है 5,000 से कम जी जी 5,000 है। तो आप ये देखिए कि आपकी घटनाएं कितनी हो रही हैं। जी तो आपकी घटनाएं क्या है कि एक साल में उन 5,000 में से आपके 7 या 8 गुलदार बिगड़ते हैं। जी कभी 7-8 से 2-3 ज़्यादा, कभी 7-8 से 2-3 कम। जी जी तो मैंने ऐसे भी गुलदार देखे हैं जी। जिनके दांत भी टूटे हैं, हाँ नाखून भी टूटे हैं, जी उन्होंने कभी मैनीटिंग नहीं करी। जी। अच्छा। तो माना ये जाता था कि साहब इसने इसलिए मैनीटिंग कर दी कि साहब ये वो इसके दांत कैनाइन टीथ जो हैं वो टूटे थे, जानवरों को नहीं पकड़ पा रहा था, नाखून इसके टूट गए थे, इसके हथियार नहीं थे, हाँ हाँ। इसलिए आदमियों की तरफ आया। जी लेकिन मैंने जो मारे हैं उसमें से 50% बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल फिट थे। बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी बाहर से। जी तो मैं अब इस नतीजे में पहुंचा हूँ, और यही सच है जी कि ये एक ख्याल है, जी थॉट प्रोसेस है, जी एक विचार मन में आ जाना। जी अब आप ये देखिए कि हमारे पहाड़ों के जंगलों में जी कम से कम आपके जी हज़ारों औरतें जंगलों में जाती हैं। जी उन हज़ारों औरतों को अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों गुलदार देखते रहते हैं, जी। जो कि भूखे भी होते हैं। हाँ उनमें से किसी के दांत नाखून भी नहीं होते हैं, टूटे होते हैं। जी और उनके पास ऐसा भी मौका होता है कि वो उस महिला को या उस आदमी को मार डालें। जी उनको नहीं पता चलता कि गुलदार हमें देख रहे हैं, लेकिन वो कभी उनके विचार नहीं आता है। तो किसी किसी के उनमें से कभी कभी ये, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जी भाई भूख तो है ही बेस में, जी तो उसी भूख में कभी किसी गुलदार की ये ख्याल आ जाता है कि चलो यार आदमी को भी ट्राई कर लें। जी 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 तो जैसे ही वो आदमी का मांस खा लेता है, जी। वो विचार आने के बाद, तो आदमी उसके खाने की लिस्ट में, मेन्यू में शामिल हो जाता शामिल हो जाते हैं। है। और जिस दिन उसकी इच्छा होती है, जी ऐसा नहीं कि वो और चीज़ नहीं खाएगा, बकरी भी खाएगा, कुत्ता भी खाएगा, बाकी जो उसका सामान है, लेकिन वो भी आदमी भी उसकी एक लिस्ट में जुड़ जाएगा। जी जी। तो जैसे आपका हमारा है कि कभी ये इच्छा होती है यार आज वो चीज़ खानी है, हम्म, तो हम क्या करते हैं, मसाला भी लाते हैं, ये भी लाते हैं, वो भी। तो वही है उसका। जी जी जी। तो अगर आप उस तरीके से देखे जाएं तो जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से तो गुलदार कुछ भी नहीं बिगड़ रहे हैं। हम्म, अगर आप देखें 7-8
क्या एवरेज आ रहा है आपका साल जी का, जी तो कुछ भी। जी तो आप इसको इस तरीके से सोच लें कि जी सिर्फ एक विचार है ये। जी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मनुष्यों में भी जी कोई कत्ल करने लगता है, कोई चोरी करने लगता जी है, जी और कोई सेम कंडीशन में, सेम प्रेशर में आदमी नॉर्मल अपनी लाइफ करता बिल्कुल है। जी बिल्कुल यही है गुलदारों का, बिल्कुल यही है। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इससे ज़्यादा। तो आपका, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जी हज़ारों में से साल में 7 या 8 गुलदार बिगड़ते हैं एवरेज। जी जी कभी 2-3 कभी 1-2, जी ज़्यादा कम ऐसा होता रहता है। जो टफ हालात में प्रेशर नहीं झेल पाते हाँ, और या भूख, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइप की सिचुएशन रहती है। 5,000 का आप एक रफ एक आंकड़ा बता रहे हैं मोटा मोटा। उत्तराखंड की अगर मैं तुलना करूं अदर स्टेट से, इंडिया के, कहाँ पे तेंदुओं की संख्या कम है और कहाँ पे ज़्यादा, उत्तराखंड कहाँ पे ज़्यादा है? क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि बैलेंस कर दें यहाँ से, अगर जैसे पकड़ के जिस स्टेट में कम है वहाँ छोड़ दें, ऐसा हो सकता मैं है तो कह रहा हूँ, आप स्टेट में क्यों छोड़े, आप दूसरे मुल्कों में भी छोड़ सकते हैं। क्या? भाई आप चीता लेके भी आ रहे हैं, जी तो हमारे ऐसे कई देश हैं, इंडोनेशिया है, मुझे लगता है कंबोडिया है, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पहले लेपर्ड होते थे, जी अब वहाँ बिल्कुल विलुप्त हो गए। जी उनको किया जा सकता है बिल्कुल। किया जा सकता जब हम चीता ला सकते हैं तो हम लेपर्ड भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा संख्या, बहुत ज़्यादा हो गए, है। जी और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो भी किया जा सकता है। जी जी। एक और ख्याल आता है कि, ख्याल क्या आता है, देख रहे हैं हम प्रैक्टिकली पिछले कुछ टाइम से पूरे उत्तराखंड में इनके हमले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इनका टकराव, वन्य जीव संघर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके पीछे कारण क्या नज़र आता है आपको? कि एक तो इनकी 5,000 बड़ा अमाउंट आप बता रहे बहुत हैं, है ना, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और दूसरा यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब झाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, लोग इजीली एक्सेस इन्हें मिल जाता है। पहले क्या होता था, एक परिवार में 8-10 लोग, या मोहल्ले में आपके अगर 4-5 रहते हैं, पहाड़ों में जिस तरह के परिवार रहते हैं, 4-5 परिवार हैं आसपास, तो 20-30 लोग रहते थे, तो एक बार घबराता था, मतलब तेंदुआ आने में ना। अब वहाँ पे आपके गिनती के बुजुर्ग रह गए हैं गाँवों में, 2-4 सीमित। तो ये तो नहीं कारण कि इजी आसान हो गया उनके लिए? पहले देखिए, पहले क्या होता था कि जब ये हमारे गांव आबाद रहते थे, लोग ज़्यादा होते थे, तो हमारे दूर दूर तक झाड़ियाँ नहीं होती थी। जी जी। तो रात के समय में तो गुलदारों को कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, रात के समय में तो वो आपके घर के भी करीब आ जाएंगे, उसमें उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि झाड़ियाँ हो ना हो, अंधेरे का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि दिन के समय में भी हमारे पलायन की वजह से खेतों में इतनी झाड़ियाँ हो गई, घरों के आसपास इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं, सारे शहरों के पास इतनी झाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि वो आराम से दिन में आपके करीब आ जाते हैं। और हकीकत में क्या है कि इन गुलदारों ने अब आदमियों के आसपास रहना सीख लिया है। अच्छा अब मैं जहाँ ये चोपड़ा में रहता हूँ जिस जगह, जी तो पिछले 25 साल से मैं ही सुनता हूँ कि भाई एक मेरे घर से मुश्किल से हवाई दूरी 500 मीटर होगी नीचे और 500 मीटर ऊपर, जी तो वो बताते हैं लोग, साहब यहाँ पे वो एक गुलदार है, उसके साथ 2 बच्चे दिख रहे हैं, एक पीछे गुलदार है, वो उसके साथ 2 बच्चे दिख रहे हैं। जी अब जो गुलदार उस जगह पे पैदा हुए हैं, उनकी वही दुनिया है। वही। उनकी माँ जो है उनको उसी शहर से कुत्ते बछड़े आसान शिकार खिला के कर रही है। तो गुलदारों का भी क्या हो गया कि जब उनको आराम से, आसानी से इंसानों के बीच में रह के खाना मिल रहा है, छुपने की जगह मिल रही है, पानी मिल रहा है, इंसानों के द्वारा जो फेंके जा रहा है कूड़ा है, उसमें भी वो अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। और हो सकता है कुछ नमक भी उनको अच्छा लग रहा हो, कभी कोई ऐसी भी चीज़ें कूड़े में मिल जाती हैं। तो जिस तरीके से इंसान ने अपना जीवन, हम लोगों ने भी संघर्ष कम किया है, हम लोगों ने अपने सुविधा जुटाते रहें, उसी तरीके से उन्होंने भी एक आसान, बजाय जंगल में जाके संघर्ष करें और जंगली जानवरों के पीछे भागें, जो कि उनको पकड़ना मुश्किल होता है। हमारे पालतू जानवर तो बड़े आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। तो अब आप ये सोच लीजिए, सारे उत्तराखंड के अंदर इन गुलदारों ने बस्तियों के पास रहना सीख लिया है। जी शाम के समय में आपको किसी भी बस्ती में 5 स्क्वायर किलोमीटर में 1 से लेकर 6 गुलदारों का दिखना बड़ी मामूली बात है, स्वाभाविक सी बात। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और मैं तो कहूँगा कि आप सिर्फ उनकी बात मत करिए,
गुलदारों की। हम्म, आपके जंगली मुर्गियाँ, जी जो हमारे समय में ये होता था कि जब हम लोग पढ़ते थे कि जंगली मुर्गियाँ तो ऐसी होती थी कि बहुत दूर दूर दिखती थी, जी जी जी, वो हमारे घरों में पौड़ी शहर के अंदर घूम रही हैं। बिल्कुल। तो जानवरों के भी ये समझ में आ गया है कि ये इंसान हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे कानून बहुत सख्त हो गए जी हैं, मोबाइल फ़ोन है। जी तो कानून सख्त होने की वजह से पहले जो सच था कि पहले के लोग उनका शिकार करते थे, मार भी देते थे मिलजुल के, जी कोई बातें इतनी बाहर भी नहीं जाती थी, जी, तो उनकी संख्या भी सीमित रहती थी और वो बैकफुट पे रहते थे। लेकिन आज उनको इतना प्रोटेक्शन मिल गया है, वो भी ये समझ गए कि ये आदमी हमारा कुछ नहीं कर रहा जी था, आराम से वो आसपास आपके आ जाते हैं। जी, बैलेंस बन गया है एक हिसाब। पहले बैलेंस बना रहता था ना हाँ, कि पहले पहले वो भी बैलेंस। लिमिटेड रहते थे। हाँ, तो जी 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 तो और इसीलिए हमारा संघर्ष भी बहुत बढ़ गया है। जी अगर आप पिछले 25 मतलब जब से हमारा उत्तराखंड बना है, जी, अगर आप देखें तो 600 से ऊपर लोगों को मार दिया अकेले गुलदारों ने, अच्छा, और 2000 लोगों को के करीब या उससे थोड़ा ज़्यादा बहुत बुरी तरह घायल किया है इन गुलदारों ने। जी इसके अलावा आपके दिन में जो है गांव में या क्या जो जो इंसान खेती कर रहा है, सूअर तो रात को आते हैं, दिन में बंदर और लंगूर उनकी खेती तबाह कर देते हैं। रात के समय आपके गुलदार आ जाते हैं, ये सूअर आ जाते हैं उनकी फसल के लिए। और जो आदमी थोड़ी बहुत हिम्मत करके गांव में रहना भी चाह रहा है, उसे मारने के लिए आपके गुलदार और भालू तैयार रहते हैं। जी गांव में जो इंसान रहता है, जो परिवार रहते हैं, जी, उनके पास आपके खेती और करने के अलावा और जानवर पालने के अलावा पारंपरिक रूप से कोई तीसरा काम नहीं है, जो भी वो पीढ़ियों से करते चला है। जी क्योंकि हमारे यहाँ चकबंदी नहीं है, इसलिए अलग अलग खेती करने के लिए उनको दूर भी जाना पड़ता है, और जानवरों के लिए चारा लेने के लिए भी उनको दूर जाना पड़ता है। जी और अगर वो यही काम गांव में रह के नहीं कर पाते हैं, जी तो पलायन की बहुत सारी वजह हैं, जी लेकिन जानवर भी इसका जो है बहुत बड़ी वजह है। जी तो इस समय बहुत बुरे हालात हैं, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तर काशी तक, टेहरी, हर गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन जानवरों के उससे, जी और उनका रहना मुश्किल हो गया। और मैं ये भी कहूँगा उसमें कि मैंने वो ये सुना है कि पलायन ना करें, ना, लेकिन जब मैं उन हालातों को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जिन हालातों में वो बेचारे रहे हैं, इतना संघर्ष वाला जीवन है, उसके बाद कितना दर्दनाक जीवन इन जानवरों ने उनका बना दिया है, जी तो मुझे लगता है कि ये लोग पलायन क्यों ना करें। बिल्कुल। मैं पिछले 5-6 महीने से मैंने 3-4 स्टोरी कवर करी जहाँ पे तेंदुआ या भालू द्वारा हमले हुए हैं। जब मैं वहाँ पे गया तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग 47-48 परिवार हुआ करते थे, अब गिनती के 2 या 3 परिवार बचे हुए हैं। वो लोग जैसे आपने बताया कि पारंपरिक खेती करके या मवेशियों को पाल के अपना जीवन चलाते हैं, उनके आर्थिकी उस पर निर्भर करती है। अब वो जब उन लोगों के यहाँ हमले हुए हैं, तेज़ी से वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है वहाँ पे, तो वो लोग भी अब कह रहे हैं कि पहले तो चलो लोगों ने पलायन इसलिए करा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोज़गार के लिए। चलो जब हम लोग यहीं पे स्वयं रोज़गार कर रहे थे अपनी पारंपरिक खेती बाड़ी करके, तो आज हम भी मजबूर हो गए हैं कि हम भी सोचने के लिए कि हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि हमें सुरक्षा ही नहीं मिल पा रही है ना। वो अगर कह रहे खेती करते हैं तो बंदर हो गए, लंगूर हो गए, सूअर हो गए, आप कुछ कर नहीं सकते इनका। और अगर हम खेत में जाते हैं तो भालुओं का और तेंदुओं का हमें डर बना रहता है। तो हम क्या करें, अपने बच्चों को कैसे आप अगली पीढ़ी को बोले कि तुम यहीं रहो। कई बिल्कुल सही है। ये इन्होंने एक बात रखी है। अच्छा सर, एक मेरा मेन मुद्दा है, पिछले 6-7 महीनों में जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं पूरे उत्तराखंड में, आप कहीं भी चेक करेंगे तो एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है, वन विभाग भी मुस्तैद है, फिर ये फेलियर कहाँ आ रहा है कि ये सफलता इन लोगों को तक अभी तक नहीं मिल पाई। हमले तो आज भी हो रहे हैं, अगर आप पौड़ी में देखें तो वहाँ पे भी हमला ही है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। फिर से एक आदमी को निवाला बना दिया, 64 वर्षीय। तो ऐसे में
ये समझ में नहीं आ रहा ये फेलियर कहाँ हो रहा है, क्यों गवर्नमेंट ठोस नीति नहीं बना पा रही है? क्या लगता है आपको कि आपके क्या सुझाव रहेंगे कि इसके ऊपर अगर काम करें तो बेहतर हो सकता है? मेरी तो ये है कि हमें नीति जो हमारी है उस पर बहुत ज़बरदस्त चेंज करना पड़ेगा। जी। क्योंकि आपको देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं पिछले इतने सालों से लगा हूँ, हम जाते हैं एक नरबक्षी को मार देते हैं, ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो संघर्ष वहीं का वही ओवरऑल अगर आप देखें जी। तो हमको ये तो एक बड़ा टेम्पररी सॉल्यूशन है। हमको उससे आगे कदम बढ़ा के कि संघर्ष को किस तरीके से कम किया जाए, उसके लिए सारे पक्षों को बैठ के जी। किसी न किसी नतीजे पे बैठना पहुंचना पड़ेगा। जी। और साथ में उन लोगों को भी उस नीति में रखना पड़ेगा जो कि लोग उससे प्रभावित लोग हैं। जी। होता यह है कि नीतियां वो लोग बनाते हैं जो कि ना उस जगह पे रहते हैं, ना कि प्रभावित होते हैं, जी। और उन लोगों का भी उसमें योगदान होना चाहिए नीति के बनने में। जी। और दूसरा मेरा ये कहना है कि आपकी 71% लैंड जो है जी। उत्तराखंड में वो वन भूमि है, जी। और आपकी करीब 8-9% जो है वो रेवेन्यू की भूमि है। जी। तो 80% तो आपकी सरकारी भूमि हो गई है। जी। आपके 6 नेशनल पार्क हैं, आपके 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जी। जहाँ के आप जानवरों को संरक्षण देते हैं। जी। 20% ज़मीन आपकी जो है वो प्राइवेट ज़मीन है, जिसमें आपका रेजिडेंशियल स्कूल है, सारी चीज़ें हैं। जी। उसी में आदमी बेचारा खेती बाती करता है, वो भी उसमें से भी पता नहीं कितनी ज़मीनें जो हैं अब, जिसमें झाड़ियाँ और पलायन की वजह से सब खत्म हो गई। जी। अब जो बचे हुए लोग हैं, अगर वो अपने घर में रह के खेती ही ना कर पाए जी। और क्या कहते हैं वो जानवर ही ना पाल पाए, तो मेरा ये कहना है कि आप ठीक है एक तो संरक्षण दें, जी। लेकिन आपको कितना संरक्षण देना है, जी। आप कितने जानवरों को पाल सकते हैं, जी। क्या आपको ये पता है कि उनकी संख्या कितनी है, जी। और अगर आप उनको बचा रहे हैं तो किस कीमत पे बचा रहे हैं। हाँ। देखिए, गुलदार को प्रकृति ने मांस खाने के लिए बनाया, वो उसके अलावा बेचारा नहीं खा सकता है, जी। और उसकी मजबूरी मांस खाना है, वो अपने पेट के लिए। अगर वो किसी को मारता भी है तो वो दुश्मनी में नहीं मार रहा है, जी। वो अपने सर्वाइवल के लिए मार रहा है। तो एक ऐसा जानवर, उसकी हमको सही संख्या पता होनी चाहिए, क्या उसके लिए भोजन की व्यवस्था है। पहले क्या होता था कि परिवारों में 5, 7, 8 भाई बहन होते थे। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि 1-2 करते हैं, इसलिए करते हैं कि रिसोर्सेज ही उतने 1-2 को पाल सकते हैं। लेकिन जानवरों वालों में क्या है कि हम लोग कंजर्वेशन की बात तो करते हैं कि बचाओ 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 बचाओ, लेकिन मैनेजमेंट में हमारा फेलियर है। जी। तो उनको बचाना है, लेकिन आपने किस कीमत पे बचाना, और कितने आप बचा सकते हैं, कितनों को आप पाल सकते हैं, जी। वो एक बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करके आपको इस नतीजे में पहुंचना चाहिए। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जब आपके पास 71% ज़मीन है, जी। तो आपने जितना भी संरक्षण देना है, जिस भी जानवर को देना, आप वहाँ दीजिए ना उनको। 71% जमीन में। आप उसमें दीजिए, आप हमारी प्राइवेट ज़मीन में आप नहीं दे सकते हैं उसको। जी। हम कहाँ जाएंगे? हमारे ये लोग जो खेती कर रहे हैं, जी। जो बेचारे जानवर पाल रहे हैं, ये फिर कहाँ जाएंगे? फिर ये क्या करेंगे? इनके घरों में आके इनके घर से उठा के जानवर ले जाएगा, इनको खेती नहीं करने देंगे जानवर, तो क्या करेगा? जी। तो ये नीति इनको बहुत जल्दी और बहुत सही समय है इसको बना देना चाहिए, वरना गांव खाली करने के लिए जितने भी प्रयास करे जा रहे हैं जी। जानवरों से बचाने के अलावा, जी। अगर ये जानवर वाला समाधान नहीं करेंगे जी। तो किसी भी तरीके से गांव से पलायन नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा। और तेजी इजाफा होता बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। तो हमें नीति जो है वो बहुत चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा देखिए, क्या है कि संघर्ष की, जी। जहाँ तक गुलदार के संघर्ष की बात है, जी। मैंने ये देखा कि संघर्ष वहीं से शुरू होता है जहाँ पर एक अपराधी को बचाने की कोशिश होती है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैंने ये देखा है कि जैसे ही कोई नरभक्षी होता है, कोई जी। गुलदार, जी। तो उसको बचाने के लिए एक लॉबी तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सरकारी तंत्र भी है, जी। सरकारी तंत्र में भी एक लॉबी है जी। कि गलती से हो गया होगा, इसने जानवर समझा होगा क्योंकि वो आदमी ऐसे बैठा था। जी। तो मेरा ये कहना है, जो बिगड़ता है जी। उसको आप तुरंत हटा दीजिए। आपको बचाना उनको है जो निर्दोष है। जी। जैसे आप भाई कोई इंसान बिगड़ता, आप इंसान को फांसी भी तो देते ही हो ना। जी।
कोई सज़ा तो, जबकि आप इंसान से लिख के उससे एक लिखवा भी सकते हो भाई आज से मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप फांसी भी देते हो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जैसे ही ये बचाने का जहाँ हो जाता है जी आपका, वहीं से संघर्ष की आपकी शुरुआत होती। तो मेरा ये कहना है, जैसे ही कोई गुलदार जी अटैक करता है उसको आप तुरंत हटाइए, चाहे आप उसको पकड़ें, चाहे आप उसको ट्रैंकुलाइज करें, जी आप चाहे उसे गोली मारें आप तुरंत। जी और वो उसको दूसरा क्या है कि हमारे परमिशन देने का अधिकार पहले मुझे लगता है शायद डीएम को और डीएफओ को होता था कभी पहले, जी। अब नहीं है। अब ये लेटर लिखते हैं, एक ही शख्स हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जिनको कि ये अथॉरिटी है कि वो उसको मैनिटर डिक्लेयर कर सकते जी हैं। तो ये भी पावर आपको जिला लेवल पे देनी चाहिए। जी और दूसरा ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक डीएफओ को पिंजरा तक लगाने की परमिशन नहीं है। अच्छा अगर कहीं पे संघर्ष है, अगर वो अपनी मर्जी से ये चाहे कि मैं एक पिंजरा लगा दूं, उसके लिए भी उसे देहरादून से परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। तो आप जितना अपराधी को बचाने के लिए जितने भी कानून करोगे, उतना संघर्ष बढ़ेगा। और होता उसका उल्टा है। जी आदमी रिटेलिएशन में, अगर हमारे यहाँ होता नहीं है, लेकिन अगर वो करने लगे तो वो कई निर्दोष गुलदारों को पॉइजन दे के मार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मेरा ये भी कहना है भाई, आपके बिगड़ कितने रहे हैं? सही बात है। एक साल में आपके 7-8 बिगड़ते हैं, या से 2-4 ऊपर या 2-4 कम। हम्म, आपके हज़ारों जो गुलदार हैं, 5,000, उसमें अगर आपकी आधी भी फीमेल है, जी कम से कम भी मरी हालत में आपको, बहुत ही मैं कहूँगा कम से कम आपको 1,000 बच्चे तो हर साल मिल रहे हैं ना। जी तो आपके जो 7-8 बिगड़ रहे हैं, उसको हटा देने में, मरवा देने में आपको क्या परेशानी? उनको हटा देना चाहिए ना। जी जी तो बचाना हमने अपराधी को नहीं है। जी संघर्ष वहीं बढ़ता है जहाँ आप अपराधी को बचाने की कोशिश करें। जो निर्दोष हैं उनको बचाना है, उनको बचाना चाहिए। तो अपराधी को हटाना है। दूसरा कि ये है कि हमारी प्राइवेट ज़मीन पे जी। उनको संरक्षण नहीं मिलना जी। चाहिए। उनका संरक्षण जो है वो सरकारी भूमि पे। सरकारी भूमि होनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि वन विभाग के लिए भी चैलेंजेस होते हैं, जिस तरीके से कई एनजीओ सामने आ जाते हैं कि भैया आप वन ना मारें, एक चैलेंज रहता होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, बहुत ज़्यादा वन विभाग पे प्रेशर रहता है, और एनजीओ जो हैं ये इनको सीधे कोर्ट में घसीट देते हैं बहुत सारी चीज़ें करके। तो ये सच है कि इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट का जो नीचे का विभाग है, क्योंकि वो जनता से मिला है, उसको वो देख रहा है सब, वो उसकी परेशानी भी समझ रहा है, लेकिन उसके हाथ बंधे हैं। कानून ने अगर उसको ये दिया भी है हक, तो एनजीओ जो है उनको ले जाते हैं। लेकिन मेरा उन एनजीओ से ये अनुरोध है कि देखिए, आप ओपिनियन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कोई भी ओपिनियन बना सकते हैं, लेकिन आप क्या करें कि उस जगह पे रह के, मैं कह रहा हूँ आपने ओपिनियन बनाना है, आप उन्हीं हालातों में अपने परिवारों के साथ आके 2 महीने रहिए। जी जैसा वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो जानवर पाल रहे हैं, उस तरीके से आप रहिए, फिर आप अपना ओपिनियन बनाइए। जी और बड़ा आसान होता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ कमेंट कर दें। जी जी मेरा ये भी कहना है कि जो लोग अफेक्टेड नहीं हैं उस चीज़ से, उनको कमेंट करने का भी कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, हाँ, आप उन्होंने वो देखा ही नहीं है। हम्म, तो मेरा जो अपना ये सोचना है, वो उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार सिर्फ उसको है जो कि उससे अफेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि बोलना, आप देखा नहीं, आपने कुछ कमेंट कर दिया, तो ये मतलब बड़ा गलत है। इसी से हमारी सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। जब तक हम एक मंच में आके बैठ के जी सारे पक्ष उस पर ना बैठें, अफेक्टेड लोग हैं, एनजीओ भी हैं, जो भी हैं, जी एक नतीजे में हम लोग पहुँचे, जी तभी उसका होगा। लेकिन अगर हमारी दिशाएं अलग रहेंगी तो ये संघर्ष कभी भी, जी ये संघर्ष चलता ही रहेगा ऐसा। चलता ही रहेगा। जैसे आपने एक चीज़ और बताई थी अभी बात करते हुए कि जो सरकारी तंत्र का जो प्रोसेस है ना, कहीं पे कोई घटना होती है, तात्कालिक रूप से वहाँ पर एक्शन ले लेना चाहिए सरकार को और वन विभाग को, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है कि आपने बताया डीएफओ त्वरित वो अपनी मर्जी से वहाँ पे पिंजरा नहीं लगा सकता। बिल्कुल नहीं लगा सकता। तो इसमें भी पॉलिसी में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, पॉलिसी में अब आप देखिए ना, एक गुलदार है, एक गुलदार जब किसी जगह पे किसी को मारता है, तो उसका वहाँ रहने का मुश्किल के जो गोल्डन पीरियड होता है उसको मारने का, पकड़ने का, वो 2-3 दिन का होता है। जी उसके बाद जब वो देखता है कि शोर हो गया, ये हो गया, तो वहाँ से जगह बदल देता हो। आपकी जितनी परमिशन है, जितना लंबा प्रोसेस है वो आने के लिए,
आप करते करते उस प्रोसीजर को करते हुए पता चला 1 हफ्ता लग गया, आपके 1.5 हफ्ते लग गया। अब आपने वहाँ पे कोई कार्रवाई शुरू करी, पता वो गुलदार तो है ही नहीं अब वहाँ, वो तो निकल लिया वहाँ से, वो तो निकल लिया। आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? और वो राइट टाइम है तो उसकी जो भी लोकल अथॉरिटी जो है, बजाय इतना लंबा करने के लिए उनके पास ही अधिकार होने चाहिए कि वो तुरंत उसका डिसीजन ले लें। और अगर उसको मरवाना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1000 बच्चे मिल रहे हैं हर साल, आप अगर 7-8 गुलदार जो कि बिगड़े हुए हैं उनको मरवा भी दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अंतिम विकल्प के तौर पे सॉरी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इंसानी जान से मुझे नहीं लगता इंसानी जीवन से बड़ी बाकी कोई चीज़ है। जैसे आपने बताया किसी नरभक्षी गुलदार ने किसी मनुष्य को शिकार बनाया तो और उसके बाद वो चला भी जाता है, कितना टाइम में वो अपनी टेरिटरी बदल देता है? डिपेंड करता है जी। हाँ, कुछ तो क्या होता है कि कुछ तो थोड़े से जो नए होता क्या है कि शुरू में जब ये मैनेटिंग करते हैं तो इनको इतनी अक्ल नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा चालाकियाँ नहीं सीख पाते हैं जी। तो शुरू में अगर होता है तो ये शुरू में बड़े आसानी से मार लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप देर करते रहेंगे, इसको परमिशन नहीं देंगे तो सीखता रहता है जी। फिर वो सीखता रहता है कि आदमी ये भी करता है, आदमी मचान में भी बैठता है, आदमी झाड़ी में भी बैठ के इंतज़ार करता है जहाँ पे मेरी बॉडी है, तो फिर वो उसके पास नहीं आता है। जी। तो इससे पहले कि वो इंसान को मारते मारते और सीखे उसको तुरंत ही वहाँ से हटा देना चाहिए। जी। क्योंकि संघर्ष ही वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो उसको बिल्कुल नहीं बचाना, अपराधी को। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत में जो मुझे 1-2 चीज़ें समझ में आई अच्छी तरीके से, एक तो पॉलिसी जितना जल्दी हो सके उसे हमें बदलाव लाने चाहिए, उसमें चेंजेस करने चाहिए। और दूसरा जो ये सरकारी तंत्र है, जो ये प्रोसेस होता है इसे हमें त्वरित कार्रवाई में बदलना चाहिए बिल्कुल कि डीएफओ के पास भी ये पावर हो या अथॉरिटी हो कि वो एक्शन ले सके, है ना? मुझे ये लगता है। और इसके अलावा इस पूरी बातचीत का जो मुझे सार समझ में आया है कि 7-8 ही आपने एवरेज बताए हैं, हाँ। है ना? तो जहाँ हज़ारों, एक साल में 1000 के आसपास प्रोडक्शन आपने बताया है, तो 7-8 को अगर निशाना बनाया, शिकार बना भी दिया जाता कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी आपकी कीमत देखिए ना जी। मैं आपको बताऊं कि अगर माना बहुत आसान है पॉइजनिंग करना, आपके जानवर को मारा, आपने उसमें जहर दे दिया, भाई शिकारी तो छांट के एक जिसको समझेगा कि भाई ये नरभक्षी हो सकता है उसको मारेगा। जो आदमी गुस्से में काम करेगा, जो पॉइजन डालेगा, उसको नहीं मालूम है कौन सा नरभक्षी है जी। उस पॉइजन को उस गाय को माना जो मारी हुई जिसमें कि जहर पड़ा हो, उसे खाने के लिए कई जानवर आएंगे जी। गुलदार मर रहे हैं, आपकी चिड़ियाँ मर रही हैं, आपके सियार मर रहे हैं, गिद्ध हैं, आपके गिद्ध मर रहे हैं, और हो सकता है उसमें आपके 5-7-8 निर्दोष गुलदार मारे जाएं और वो गुलदार बचा हो जो कि असली वो इंसानों की भी जान ले रहा है। तो आप एक अपराधी को बचाने के लिए इतने प्राणियों की जान ले रहे हैं डिले करके, वो जानवर पक्षी तो मर ही रहे हैं, इंसान भी मर रहे हैं, तो क्या अच्छा नहीं कि उसी को हटा दिया जाए ना? अब समझ में आई बात। मत सोचो, अगर मेरे गांव में अगर किसी को गुलदार ने निवाला बना लिया अपना और मैंने उसमें पॉइजन डाल दिया रिटेलिएट में, हाँ, और उसको जब मैं बदले की भावना से मैंने उसमें पॉइजन डाला तो गिद्ध आएंगे, वो ख़त्म, आपके सियार वगैरह जो भी आएंगे जानवर वो भी ख़त्म, जो भी उसके आसपास है ना। और जैसे आपने बताया कि वैसे नॉर्मल तेंदुए भी आ गए तो वो भी ख़त्म। तो एक तेंदुए को बचाने के लिए आपने पूरे इकोसिस्टम में कई चीज़ों को ख़त्म कर दिया, एक अपराधी को बचाने के लिए। तो इससे अच्छा है उसे सीधा मारने का आदेश दे देना चाहिए, तुरंत। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जॉय हुकील जी, और जिन्होंने उत्तराखंड को अच्छी तरीके से समझते हैं, यहाँ के वन्य जीवों को अच्छी तरीके से समझते हैं, और कई आदमखोर तेंदुओं का इन्होंने सामना किया है, और उत्तराखंड के इस ज्वलंत मुद्दे पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालयन कनेक्ट।